आज की ये कहानी है तालिबान के कमांडर इन चीफ मुल्ला उमर की। और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोगों को अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, जो हमारा पीओके वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, उस हिस्से की सीमा हमारी अफगानिस्तान से लगती है। तो मुल्ला उमर ने अपने देश अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को शरण दी, वो भी ऐसे समय में जब उसके लिए पूरी दुनिया में छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अफगानिस्तान में रहते हुए ही ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जमींदोज करने की साजिश की, और जिसमें करीब 3,000 लोग मारे गए थे। और हाल ही में प्रकाशित मुल्ला उमर की बायोग्राफी लुकिंग फॉर द एनिमी मुल्ला उमर एंड द अननोन तालिबान में डच पत्रकार बेटी डैम लिखती है कि मुल्ला उमर सिर्फ एक तस्वीर ही हर जगह दिखाई देती है। और इसे आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और उसके भी प्रमाणित होने पर लोगों की एक राय नहीं है, कोई भी इस बारे में निश्चित नहीं है कि वो तस्वीर वाकई मुल्ला उमर की ही है। $2 करोड़ का इनाम। सन 2001 के बाद मुल्ला उमर कहाँ गए, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और अफगान सरकार, अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मीडिया का मानना था कि वो पाकिस्तान में रह रहा था, जबकि तालिबान ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो अफगानिस्तान में ही था। सन 2001 से ही रहकर मुल्ला उमर की मृत्यु की खबरें आती रही। सन 2012 में अमेरिकी सरकार ने मुल्ला उमर के बारे में सूचना देने पर $2 करोड़ का इनाम रखा था। 2 करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही, $2 करोड़ की बात हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मोस्ट वांटेड सूची में उमर का वर्णन करते हुए बताया गया, बाल काले, कद लंबा, राष्ट्रीयता अफगानी, खास निशान है दाहिनी आंख पर चोट। इसी को आप लोग देख भी रहे होंगे। सोवियत सेना के खिलाफ लड़ी इसने लड़ाई। उमर शुरुआत से अमेरिका के दुश्मन रहे हो ऐसा नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका उनको काम का आदमी मानते थे, क्योंकि वो सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने वालों में था। उमर का जन्म अफगानिस्तान में कंधार के एक गांव में हुआ था। उमर की उम्र तब सिर्फ 2 साल थी जब उसके पिता का निधन हो गया। जब वो 22-23 साल के था, तब उसने सोवियत सेना के खिलाफ अभियान में भाग लेना शुरू किया था। डच लेखिका बेटी डैम लिखती है कि लड़ाई के दौरान उसे रॉकेटी नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि रॉकेट से उसका निशाना सटीक था। शुरू शुरू में अफगान लड़ाकों का निशाना इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से कई निर्दोष नागरिकों की मौत हो जाती थी। तालिबान विदेश मंत्री रहे वकील अहमद मुतवक्किल ने बेटी डैम को बताया कि उमर सोवियत सैनिकों की नजर में आ गया था। एक बार उसने रेडियो पर घोषणा भी कर दी थी कि लंबा व्यक्ति मारा गया, लेकिन एक ख्याली पुलाव था, क्योंकि लंबा व्यक्ति मुल्ला उमर बच निकला था। बेटी लिखते हैं कि बचपन में उमर की छवि एक शरारती बच्चे की थी, लेकिन बाद में वो अंतर्मुखी और शर्मीला हो गया, खास तौर से बाहरी लोगों के सामने। लेकिन जब वो दोस्तों के बीच होता था तो उन्हें दूसरों की नकल करने में बहुत मजा आता था। आंख में गंभीर चोट। 1990 1980 के दशक के अंत में सोवियत सेना से लड़ाई के दौरान उसकी एक आंख में गंभीर चोट लग गई थी। बेटी रैम लिखते हैं कि एक दिन मुल्ला उमर और उसका साथी छिपे हुए थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि सोवियत सैनिक उस पर हमले करेंगे। जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, सोवियत वायुसेना ने एक बम गिराया, और उससे हुए धमाके में नजदीक की मस्जिद पूरी तरह से नष्ट हो गई। और उसका मलबा जब हवा में उड़ा तो उसका एक टुकड़ा उमर की दाईं आंख में लगा। वहां डॉक्टरों को पहुंचने में पूरा एक दिन लग गया। स्थानीय डॉक्टर ने तब तक उसकी तीमारदारी की, और इससे पहले भी उसने एक बार उमर की पीठ में से गोली निकाली थी। वेटी लिखते हैं कि CIA भले ही तालिबान की मदद कर रहा था, उसे हथियार दे रहा था, लेकिन मेडिकल सहायता का बंदोबस्त नहीं था। जब तक डॉक्टर मुल्ला उमर के पास पहुंचा, उन्होंने अपनी आंख में धंसा हुआ धातु का टुकड़ा अपने हाथों से ही निकाल लिया था। अपने साफे से बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के फर्स्ट एड देने के बाद उसके साथी उन्हें पाकिस्तानी शहर क्वेटा ले गए थे। बलात्कारी कमांडर को फांसी पर लटकाया। मुल्ला उमर के बारे में कहानी मशहूर है कि सन 1994 के शुरू में एक स्थानीय कमांडर ने 2 लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया था। सैंडी कॉल ने द गार्डियन की
30 जुलाई 2015 के अंक में लिखा था कि मुल्ला उमर ने 30 युवा छात्रों को जमा करके उन्हें हथियार दिए, कमांडर के ठिकाने पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ लड़कियों को छुड़वाया बल्कि कमांडर को टैंक की नाल पर फांसी पर लटका दिया। बाद में उसने कहा कि हम उन मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं जो अपना रास्ता भटक गए हैं। सोवियत संघ के साथ लड़ाई में अफगानिस्तान के 75 से 90,000 के बीच लोग मारे गए, जबकि सोवियत संघ के करीब 15,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा 10 सालों के दौरान करीब 15 लाख अफगान नागरिकों की मौत हुई और लगभग 30 लाख लोग घायल हुए, और उनमें से कई लोगों ने अपने हाथ और टांग हमेशा के लिए खो दिए। बीबीसी के रिपोर्टर से मुलाकात। तो एक बार जब बीबीसी संवाददाता रहीम उल्लाह यूसुफ जई मुल्ला उमर से मिलने कंधार के गवर्नर के बंगले पहुंचा, तो उन्होंने पाया कि उमर खास कर घास पर अपने साफे को ओढ़कर दोपहर की नींद का आनंद ले रहा था। दिलचस्प ये थी कि जिस आलीशान भवन में कई शानदार कमरे और वॉल रूम तक थे, उसमें उमर ने सीढ़ियों के नीचे एक बिना खिड़की वाले कमरे में रहना पसंद किया था। आईएसआई के एक खुफिया अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बेटी डैम को बताया था कि वहां सभी तालिबान के नेता एक कालीन पर बैठकर चाय पीते थे। उनके बगल में एक लोहे का बक्सा रखा रहता था जिसके ऊपर शासन का सारा धन होता था। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मुल्ला उमर शायद ही कभी अपने कपड़े बदलते थे, क्योंकि वो हमेशा एक जैसी सलवार कमीज में नजर आता था। और उनका खाना भी बहुत ज्यादा सादा था, सूप और कुछ उबले हुए आलू जिन्हें वो इतने तेजी से खाता जैसे उसे बहुत भूख लगी हो। इंटरव्यू देने में झिझक। तो मुल्ला उमर अच्छा वक्ता नहीं था और उसकी आवाज एक बूढ़े होते अशिक्षित व्यक्ति की जैसी थी, और उसे एक शब्द कई बार बोलने की आदत थी और जिससे ये आभास मिलता था कि वो हकलाता है। और आप देखिए सन 1995 में बीबीसी के लिए काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार रहीम उल्लाह यूसुफ जई को मुल्ला उमर ने से इंटरव्यू करने का मौका मिला था। रहीम उल्लाह दुनिया के इक्का दुक्का पत्रकारों में जिन्होंने मुल्ला उमर को नजदीक से देखा था। बेटी डेम लिखती है कि मुल्ला उमर ने यूसुफ जाई का आदरपूर्वक स्वागत किया। वो बीबीसी की पश्तो सर्विस पर अक्सर उनको सुनते रहते थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने में अपनी असमर्थता जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो माइक्रोफोन के सामने नहीं बोल सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया था। काफी कोशिश के बाद मुल्ला उमर ने कहा कि वो अपना टेप रिकॉर्डर और सवाल उनके प्रेस सलाहकार अब्दुल रहमान हुत्ताकी के पास छोड़ जाए। अगले दिन मुल्ला उमर ने अपने सारे जवाब रिकॉर्ड करवा दिए। उनके जवाब से लग रहा था कि उन्हें जवाब देने में खासी मुश्किल हुई थी। हुत्ताकी ने बेटी को बताया था कि उन्हें कुछ जवाबों को बार बार रिकॉर्ड करना पड़ा था। हुत्ताकी ने सवालों के जवाब एक कागज पर लिख कर दिए थे, लेकिन मुल्ला को उसे पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। बेटी बताती हैं कि वो टैब बाद में लापता हो गया, किसी आर्काइव में उसे नहीं ढूंढा जा सका। ड्राइविंग का शौकीन। तो मुल्ला उमर को ड्राइविंग का शौक था। वो हमेशा अपनी सीट को ऊंचा कर स्टीयरिंग व्हील के पास ले जाता था, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उनके कई एक्सीडेंट भी हुए। और उनके निकट सहयोगी मुतासिम आगा जान का कहना था कि हम नहीं चाहते थे कि वो गाड़ी चलाए, लेकिन वो इतनी जिद्दी था कि वो ड्राइवर को एक तरफ बैठाकर खुद गाड़ी ड्राइव करना चाहता था। कई बार वो एक्सीडेंट के बाद गैरेज में गाड़ी ठीक होने का इंतजार करता था ताकि वो उसे फिर से चला सके। जब लड़ाई में गतिरोध पैदा हो जाता था तो उमर खुद तालिबान के दूसरे योद्धाओं की तरह लड़ाई में शामिल हो जाता था। जाने माने लेखक अहमद रशीद अपनी किताब द स्टोरी ऑफ अफगान वार लॉर्ड्स में लिखते हैं कि मुल्ला उमर का बस चलता तो वो तालिबान लड़ाकों के साथ हमेशा बंकर में लड़ाई करते, लेकिन उनके कमांडर नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। वो उनसे कहा करते थे, हमें नेता के रूप में आपकी जरूरत है, सैनिक के रूप में नहीं। आधुनिक जीवन से वास्ता नहीं। जब तालिबान ने पहली बार काबुल में प्रवेश किया तो मुल्ला उमर काबुल ना जाकर कंधार में ही रहा और उसने काबुल के रोजमर्रा शासन की जिम्मेदारी मुल्ला रब्बानी को दे दी। मुल्ला रब्बानी उस राष्ट्रपति भवन में जाकर रहने लगा जिसे उनके हम नाम बुरहानुद्दीन रब्बानी ने छोड़ा था। तालिबान को प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था और इनमें से कई बहुत युवा थे। मुल्ला जईब अपनी किताब माई लाइफ विद द तालिबान में लिखता है कि इनमें से बहुत से लोग सिर्फ कुरान पढ़ना और खाइयों में रहकर लड़ना जानते थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने हस्ताक्षर कर पाते थे। अधिकारियों को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कमरे की कुर्सियों को एक तरफ रखवा दिया और मंत्रियों की बैठक जमीन पर बिछे गद्दों पर होने लगी।
तालिबान के बड़े नेता काबुल शहर में कार से जाने के बजाय पैदल चला करते थे। शायद इसका कारण ये भी रहा हो कि उस दौरान काबुल में बहुत कम कारें थीं। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही थी। पूरे देश में तस्वीर खिंचवाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सिवाय पासपोर्ट की तस्वीरों के। संगीत सुनने बजाने की पूरी तरह मनाही थी। कई कारों को रोककर उनके कैसेट प्लेयर से कैसेट निकालकर उन्हें नष्ट किया जाता था। राष्ट्रीय खेल बुज कुश्ती पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। लोगों को शतरंज खेलने की भी अनुमति नहीं थी। फुटबॉल खेलते समय हाफ पैंट की जगह फुल पैंट पहनने की होती थी। उमर और उसामा की दोस्ती। तो जब 1996 में सूडान ने अमेरिका के दबाव में उसामा बिन लादेन को अपना देश छोड़ने के लिए कहा तो उनके पास अफगानिस्तान जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन ने अपनी किताब गोइंग अब बिन लादेन में लिखा कि अफगानिस्तान आते समय जब उनका विमान सऊदी अरब के ऊपर से उड़ रहा था तो उनके पिता के माथे पर इस डर से पसीने की बूंदें आ गई थी कि कहीं उनके विमान को रॉकेट से मार ना गिराया जाए। और जब ओसामा के विमान ने 1996 में जलालाबाद में लैंड किया तो मुल्ला उमर स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं था। उमर बिन लादेन लिखते हैं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी कि ओसामा मुल्ला उमर के नियंत्रण पर अफगानिस्तान आया था। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत कुलबुद्दीन हिकमत यार के लोगों ने किया था। शुरू में उन्हें अफगान बादशाह जाहिर शाह के एक महल में ठहराया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ओसामा बोरा की पहाड़ियों की गुफा में रहने चले गए थे और इसके कथित दोस्ती की मेरे जहन में कोई याद नहीं है। उमर ने ओसामा से देश छोड़ने के लिए कहा। ओसामा के बेटे उमर को अच्छी तरह याद है जब मुल्ला उमर ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन से अपना देश छोड़ने के लिए कहा था। उमर ने लेखिका बेटी टेम को बताया कि मुल्ला में उमर पिता से भी लंबे थे और जब वो इनके पिता से मिलने आए तो उन्होंने मुल्ला उमर के लिए दावत का इंतजाम किया था, लेकिन वो ओसामा से थोड़ी दूरी पर बैठे थे। उन्होंने अपने लिए एक कुर्सी की मांग की जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि बाकी सभी लोग जमीन पर बैठे हुए थे और उन्होंने इनके पिता से साफ सब लफ्जों में कहा, चीजें काम नहीं कर रही हैं, आपको यहाँ से जाना होगा। मुल्ला उमर ने ओसामा से कहा कि वो लोग अमेरिकी नस्ली दबाव महिला अधिकारों को पहले से बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका पितृपण इससे भी बड़ा मुद्दा बन जाए। उमर ने बेटी को बताया कि मुल्ला उमर ने कहा, इस्लामी कानून के तहत मैं आपको दूसरों के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से ही यहाँ से चले जाएं। जब इनके पिता ने उमर से कहा कि सूडान ने उन्हें 5 साल तक अपने यहाँ रहने दिया जबकि उनको अफगानिस्तान में रहते हुए सिर्फ 3.5 साल हुए, वो अपनी जगह से खड़े होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ओसामा बिन लादेन से हाथ तक नहीं मिलाया। दरअसल 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से कहा था कि वो ओसामा बिन लादेन को उसे सौंप दे, लेकिन इस पर मुल्ला उमर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, जिसके बाद अमेरिका ने तोरा बोरा पर बमबारी शुरू कर दी थी। बमियान से हुई भारी बदनामी। फरवरी 2001 के अंत में मुल्ला उमर ने बमियान में बुद्ध की 2 ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट करने की अपनी योजना का ऐलान किया। ये मूर्तियां 174 और 115 फीट ऊंची थी। उन्हें 1500 साल पहले चट्टानों को काटकर बनाया गया था। यूनेस्को ने उन्हें अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर रखा था। यूनेस्को के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में इस ऐलान से तहलका मच गया, लेकिन उमर ने अपना फैसला नहीं बदला। 2 मार्च 2001 को इन मूर्तियों में स्फोट लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया गया था। मुल्ला उमर को मारने की कोशिश। 6 अक्टूबर 2001 की रात अमेरिका के चालक रहे थे प्रेडेटर 3034 ड्रोन के कंधार में मुल्ला उमर के दफ्तर के ऊपर उसको मारने का इरादे से भेजा गया था। क्रिस वुड ने द अटलांटिक पत्रिका के 30 मई 2015 के अंक में द स्टोरी ऑफ अमेरिकाज वेरी फर्स्ट ड्रोज स्ट्राइक शीर्षक लेख में लिखा था कि हजारों मील दूर लैंगली में CIA के मुख्यालय में वरिष्ठ CIA अधिकारी ड्रोन से आई तस्वीर को देख रहे थे। उन्हें डर था कि दफ्तर पर गिराया गया बम कई निर्दोष लोगों को मार सकता था, इसलिए वो मुल्ला उमर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। क्रेसबोर्ड ने लिखा कि जब उस इमारत से सशक्त लोगों से भरे हुए 3 लैंड
क्रूसर्स वाहन बाहर आए तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस इनमें से एक में मुल्ला उमर सवार है, लेकिन हमले की टाइमिंग को लेकर दो जनरलों के बीच मतभेद के चलते हेलफायर रॉकेट छोड़े नहीं गए थे। तीनों लैंड क्रूजर वाहन भीड़ भरी सड़कों पर चलते हुए भीड़ में खो गए थे। लंबी बीमारी के बाद मौत। मुल्ला उमर को लेकर रहस्य लंबे समय तक बना रहा। आज भी उसकी मौत को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं। जुलाई 2015 में अफगान सरकार ने घोषणा की कि मुल्ला उमर मर चुका है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसकी मौत उससे 2 साल पहले 23 अप्रैल 2013 को ही हो गई थी। बेटी डैम लिखती हैं कि मुल्ला उमर के सहयोगी अब्दुल जब्बार ओमानी ने मुझे बताया कि उस दिन पूरे कंधार में बहुत ओले गिरे थे। मुल्ला उमर पिछले 3 महीनों से खांस रहे थे, उल्टियां कर रहा था और उमारी ने बहुत जोर दिया उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मुल्ला उमर ने उनकी बात नहीं मानी। उमारी ने बेटी को बताया कि बड़ी मुश्किल से वो स्थानीय दुकान से खरीदा गया एक इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हुए। वो बेहोश हो गए और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जब मैंने उन्हें छुआ तो वो नीचे की तरह लुढ़क गए थे। अगले दिन उनकी मौत हो गई। तो ये पूरी कहानी है उमर मुल्ला की, मुल्ला उमर की। तालिबान का कमांडर इन चीफ था ये। धन्यवाद। किसी और के बारे में जानकारी चाहिए हो, जानने की इच्छा हुआ करे तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं।